एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को भी प्रेस करिए। नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा डेमन मेरे इस YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज मैं आपको एक जातक की कुंडली विश्लेषण करके पूरा बताऊंगी। इनकी बहुत अधिक रिक्वेस्ट थी कि मैडम आप मेरी कुंडली का विश्लेषण करके YouTube पर वीडियो बनाकर डालें। उनकी रिक्वेस्ट से ही ये वीडियो मैंने उनके लिए तैयार किया है। ऐसे हम किसी की भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करते हैं पब्लिक में, क्योंकि किसी को आपत्ति हो सकती है। इसलिए उनके रिक्वेस्ट करने पर ही मैंने यह वीडियो उनके लिए बनाया है। आप देख सकते हैं व्हाट्सएप पे इस तरीके से ये मैसेज आया था इनका कि मुझे कुंडली विश्लेषण करवाना है। फिर उनको पूरी जानकारी दी जाती है, पूरी कुंडली उनकी बनाकर दी जाती है। इस तरीके से ये कुंडली व्हाट्सएप के द्वारा सेंड कर दी जाती है और उनके जो भी प्रश्न होते हैं उनके आंसर भी इस तरीके से मैसेज के द्वारा दी जाती है। और आप चाहे तो टेलीफोनिक कंसल्टेंसी का यूज़ भी कर सकते हैं, उसका चार्ज फिर अलग से आपको पे करना होता है। पूरी इनकी कुंडली विश्लेषण होने के बाद इनकी बहुत अधिक रिक्वेस्ट आई थी कि मैडम आप मेरा वीडियो बनाइए यूट्यूब पर, इसलिए मैंने यह वीडियो उनके रिक्वेस्ट पर यह बनाया है। तो आप देख सकते हैं यह मिथुन लग्न की कुंडली है। सूर्य, चंद्रमा और बुध इनके लग्न भाव में ही स्थित है। अब सूर्य इनके थर्ड हाउस के मालिक है, लग्न में ही स्थित हो गए, यानी कि जीवन में संघर्ष अधिक हो गया है। अब बुध स्वयं राशि है, यानी कि भद्र नामक पंच महापुरुष राजयोग बन रहा है। लेकिन सूर्य और बुध का डिग्री डिफरेंस बहुत कम होने के कारण, यानी कि सूर्य 26 डिग्री ही है और बुध 25 डिग्री ही है, तो सूर्य ने बुध को बिल्कुल अस्त कर दिया है। अस्त का मतलब होता है बिल्कुल उसके कारक तत्व भी खत्म हो गए हैं। बुध ऐसी अवस्था में है, मृत अवस्था में हो गया है कि वह जीवन में जातक को अच्छे परिणाम नहीं देगा। इसलिए जो ये भद्र राजयोग बन रहा है उसकी कुंडली में उन्हें उसका लाभ अपने जीवन में नहीं प्राप्त हुआ। तो कुंडली विश्लेषण करवाने का सबसे महत्वपूर्ण हमारा जीवन में यह उपयोग हो जाता है कि कौन सा ऐसा राजयोग बन रहा है, कुंडली में कौन से ऐसे ग्रह खराब है जिन्हें यदि हम एक्टिव करें तो हमारे जीवन से जो भी समस्या है उसका समाधान हमें प्राप्त होता है। दोस्तों, तो बुध को यदि हम अच्छा कर लें उपायों के माध्यम से तो जातक को जीवन में भद्र राजयोग का फल प्राप्त होगा, लग्न स्ट्रॉन्ग होगा। अब लग्न स्ट्रॉन्ग हो गया तो कुंडली में जितने भी राजयोग और दूसरे बनते हैं वह भी एक्टिव हो जाते हैं। मैं जो आपको कुंडली बनाकर देती हूँ उसमें मैं ग्रहों को 2 पार्ट्स में डिवाइड करके आपको बताती हूँ। अच्छे ग्रह यानी कि योग कारक ग्रह, बुरे ग्रह यानी कि मारक ग्रह, यानी कि उनकी दशा अंतरदशा में आपको नेगेटिव रिजल्ट मिलेंगे, इनकी दशा अंतरदशा में आपको जीवन में अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ महादशा अंतरदशा का भी पूरा विवरण दिया जाता है। अभी इनके बुध की महादशा चल रही है तो जातक को अच्छे रिजल्ट मिलने चाहिए, राजयोग जैसी स्थिति जातक के जीवन में होनी चाहिए। लेकिन फिर भी इनके जीवन में परेशानी हुई, क्यों? क्योंकि बुध बिल्कुल भी अच्छे नहीं हुए, ना ही उनको पॉजिटिव रिजल्ट दे रहे हैं। और धन भाव का स्वामी चंद्रमा भी इनके अस्त अवस्था में हो गया है, क्योंकि सूर्य और चंद्र की स्थिति हम देख सकते हैं 26 डिग्री 22 डिग्री या डिग्री डिफाइन की जाती है, उनकी पावर को डिफाइन किया जाता है। तो चंद्रमा भी अस्त हो गया है, अर्थात धन भाव का स्वामी अस्त हो गया, यानी कि बचत इनके जीवन में बहुत अधिक कम होगी। वहाँ राहु भी नेगेटिव स्थित हो गया है, जिसके कारण जीवन में धन संबंधित परेशानी इनको हो सकती है। अब चंद्रमा भी अस्त होने का मतलब होता है जातक का मन बहुत अधिक परेशान रहता है, मानसिक परेशानी उसको जीवन में बहुत अधिक रहती है। छोटी छोटी बातों पर वह मेंटल स्ट्रेस बहुत अधिक रह लेता है, बहुत अधिक मेंटल स्ट्रेस वह लेता है। और जातक का त्वरित निर्णय भी बहुत अधिक कमज़ोर हो जाता है, बहुत जल्दी वह भावुक भी हो जाता है, क्योंकि अस्त ग्रहों का मतलब होता है कि उसके जो कारक तत्व होते हैं वह भी खत्म हो जाते हैं। इसलिए
कुंडली को यदि हम एक्टिव कर लें, यानी कि ग्रहों की पावर हम एस्ट्रोलॉजी के उपायों के माध्यम से यदि हम एक्टिव कर ले ग्रहों को, तो जीवन में हमें बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। अब जातक को बुध को एक्टिव करने के कारण यदि बुध के उपाय उन्होंने कर लिए, तो शुक्र से आप देख सकते हैं विपरीत राजयोग जैसी कंडीशन भी इनके जीवन में लाभ देगी। अगर बुध को अच्छा नहीं करा तो शुक्र से भी इनको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे, क्योंकि शुक्र भी स्वयं राशि है लेकिन 12वें भाव में स्थित होने के कारण जातक को अच्छे रिजल्ट वह नहीं देगा। यदि हम एक ग्रह को यदि स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं तो उसके साथ साथ हमें अन्य ग्रहों से भी अच्छा रिजल्ट प्राप्त होता है। यदि हमने लग्न को स्ट्रॉन्ग कर लिया तो हमारे जीवन में जितने भी राजयोग बनते हैं उसका फल हम हमारे जीवन में भोग पाते हैं। अब आप देख सकते हैं इनके लाभ भाव का स्वामी मंगल 4th हाउस में स्थित है, जो कि अच्छी स्थिति उत्पन्न करता है, जीवन में सुख सुविधाओं में वृद्धि कराने के योग बनाता है। वैसे कुंडली इनकी अच्छी है, ग्रहों का प्लेसमेंट भी अच्छा है, लेकिन ग्रह अस्त होने के कारण और सूर्य और चंद्र की युति के कारण अमावस्या दोष भी बनने के कारण जातक को जीवन में धन संबंधित परेशानी उत्पन्न हो गई है। और यदि धन संबंधित परेशानी हमारे जीवन में उत्पन्न होती है तो उससे रिलेटेड हमारे जीवन में बहुत सी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। अब आप देख सकते हैं गुरु और शनि की युति यहाँ के 3rd हाउस में है, जो कि अच्छा है। यदि यह ऑनलाइन से रिलेटेड कोई कार्य करे या 3rd हाउस से रिलेटेड कोई कार्य करेंगे तो जीवन में बहुत अधिक सक्सेस इन्हें प्राप्त होगा। क्योंकि भाग्य भाव का स्वामी भी इनके शनि ग्रह यहाँ पर स्थित है 3rd हाउस में। तो 3rd हाउस से रिलेटेड यदि ये करियर का चुनाव करेंगे, उन ग्रहों को भी अपने जीवन में इंक्लूड करते हुए ऐसा करियर का चुनाव करेंगे तो जीवन में इनको बहुत जल्दी अच्छी सक्सेस मिलती है। कुंडली विश्लेषण कराने का सबसे अच्छा उपयोग यह भी होता है कि हमें दिशा प्राप्त हो जाती है कि हमें कौन सी दिशा में चलना है। यदि हम कुंडली यदि बताती है उसी दिशा में यदि हम हमारे जो करियर है उसका चुनाव करते हैं तो हमें बहुत जल्दी सक्सेस प्राप्त हो जाती है। दोस्तों, ऐसे कुंडली में ऐसा कोई दोष ऐसा एक्स्ट्रा कोई उत्पन्न भी नहीं हो रहा है। छोटा सा अमावस्या दोष है, लग्न दोष हो गया, चंद्रमास हो गया, तो छोटे छोटे यदि ये उपाय कर लेंगे तो जीवन में इन्हें बहुत अच्छा रिजल्ट प्राप्त होगा। इनकी लग्न राशि भी यहाँ पर मेंशन की जाती है, मिथुन राशि है। चंद्र राशि भी मेंशन की जाती है जो कि मिथुन राशि है, क्योंकि चंद्रमा भी यहाँ पर स्थित होता है। अब इष्ट देवता कौन से होते हैं? इष्ट देवता का मतलब होता है हम कौन से भगवान की पूजा करें। अब हमारे हिंदू शास्त्र में करोड़ों देवी देवताएं होते हैं, लेकिन हमारी कुंडली के अनुसार हम कौन से भगवान की पूजा करें ताकि हमारे जीवन में हमें बहुत अच्छा सक्सेस जल्दी प्राप्त हो। तो इनके इष्ट देवता है लक्ष्मी जी। यदि ये लक्ष्मी जी की उपासना करेंगे तो इन्हें शुक्र ग्रह से संबंधित तो अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे ही। उसके अलावा इनके जीवन में लग्न भी स्ट्रांग होगा, धीरे धीरे इनकी मानसिक स्थिति भी अच्छी होगी और हर तरफ से इन्हें अच्छा फल प्राप्त होगा। संतान पक्ष से भी इनको अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे। लग्न देवता इनके गणेश भगवान होते हैं। तो लग्न देवता कौन होते हैं? हम खुद स्वयं। तो हम यदि गणेश भगवान की पूजा करेंगे तो उससे भी बुध ग्रह एक्टिव हो जाते हैं, बुध से अच्छे रिजल्ट हमारे जीवन में प्राप्त होते हैं। अब शनि की 7.5 चल रही है कि अढ़ैया चल रही है, तो शनि की अढ़ैया इनकी चल रही है क्योंकि इनकी चंद्र राशि मिथुन राशि है। तो शनि इनके अच्छे ग्रह हैं, तो अढ़ैया से इनको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अढ़ैया में इन्हें कोई शनि का दान नहीं करना है, कोई शनि भगवान की इनको पूजा नहीं करने की जरूरत है। सब कुछ हमारी कुंडली पर डिपेंड करता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि हर कोई जातक शनि की अढ़ैया चल रही है, राशि के अनुसार हम जान लेते हैं और शनि भगवान को तेल चढ़ाना प्रारंभ कर देते हैं, काली वस्तुओं को दान करना प्रारंभ कर देते हैं और शनि से रिलेटेड अन्य उपाय करने लग जाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत होता है। दोस्तों, ऐसा नहीं होता है कि शनि की अढ़ैया और शनि की 7.5 सभी राशि वाले जातकों के लिए नेगेटिव होती है जिनके चलती, ऐसा नहीं। यदि आपकी कुंडली में शनि पॉजिटिव है तो शनि की अढ़ैया और शनि की 7.5 आपके लिए बूस्टअप का काम करेगी, अच्छे रिजल्ट आपको जीवन में वह देगी। और इसके विपरीत शनि यदि नेगेटिव हो गए हैं, किसी कारणवश नीच के हो गए, तो उस स्थिति में फिर हमें शनि के उपाय करने होते हैं। कौन से ग्रह का हमें दान करना चाहिए? बहुत इंपॉर्टेंट
पॉइंट होता है कि कौन सी दशा चले उस समय हमें कौन से ग्रह का दान करना है। ऐसा नहीं कि सभी ग्रहों का दान हमें जीवन भर करना है, नहीं। जब हमारी नेगेटिव दशा चलती है तब उसके अनुसार हमें जीवन में दान करना चाहिए। अब चंद्र की जब नेगेटिव दशा इनके चले तब चंद्र का दान ये करे, सूर्य की नेगेटिव दशा चले तब सूर्य का दान करे। अभी इनके मंगल की दशा नेगेटिव चल रही है तो मंगल का दान इन्हें बताया जाता है। तो दशा के अनुसार जो ग्रह नेगेटिव होते हैं उसके अनुसार ही दान बताया जाता है। ऐसा नहीं कि सभी ग्रहों का दान हमें जीवन में करना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। अब सूर्य को जल देना है कि नहीं देना है, यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें जितने भी पॉइंट मैं मेंशन करती हूँ 10 पॉइंट से बहुत अधिक, एक एक पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट है। यदि आप इस कुंडली को फॉलो करेंगे तो अपने जीवन में अपने आप ही आपको सक्सेस प्राप्त होने लग जाएगी धीरे धीरे, क्योंकि ग्रहों के अनुसार हम रेमेडीज बताते हैं, ग्रहों को कैसे एक्टिव किया जाता है उसके अनुसार हम रेमेडीज बताते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि हमें नेगेटिव रिजल्ट प्राप्त हो। अब सूर्य को जल अर्पित करना है। सूर्य यदि आपकी कुंडली में नेगेटिव हो तो ही आपको जल अर्पित करना है, अन्यथा आपको जल अर्पित नहीं करना है। शिवलिंग पर सफेद वस्तुएं चढ़ानी की है कि नहीं। अक्सर हम देखते हैं कि महाशिवरात्रि पर और अन्य सोमवार पर हम शिवलिंग पर दूध दही से अभिषेक कर देते हैं 99% जातक, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यदि आपकी कुंडली में चंद्र ग्रह नेगेटिव है तो ही आपको सफ़ेद वस्तुएं आप चढ़ा सकते हैं, दूध दही से आप अभिषेक कर सकते हैं। उसके अलावा यदि चंद्र ग्रह आपकी कुंडली में पॉजिटिव है तो फिर आपको दूध दही से अभिषेक नहीं करना है, केवल आप सादा जल चढ़ा सकते हैं, फूल बेलपत्र इत्यादि चढ़ा सकते हैं। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का यदि आप अपने जीवन में ध्यान रखेंगे तो बहुत अधिक अच्छे रिजल्ट आपको अपने जीवन में प्राप्त होंगे। शुभ दिन कौन सा होता है? शुभ दिन का मतलब होता है जब यदि हम कोई इंपॉर्टेंट कार्य करने जाते हैं तो उन डेज को हमारे जीवन में यदि हम फॉलो करते हैं तो सक्सेस के चांसेस हमारे जीवन में बहुत अधिक बढ़ जाते हैं। तो योग कारक ग्रहों के अनुसार शुभ दिन बताए जाते हैं, तो इनके बुधवार, शनिवार और गुरुवार मैंने बताया है। अब शुभ रंग भी ग्रहों के अनुसार शुभ रंग भी बताए जाते हैं, हरा, काला, नीला, पीला, ये इनके शुभ रंग है। यदि इन रंगों का यदि अपने डेली रूटीन्स में, इंपॉर्टेंट मीटिंग में या अपने घर में अधिक से अधिक प्रयोग करेंगे तो भी सक्सेस के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि ग्रहों के जो कलर्स होते हैं उनको जीवन में यदि हम फॉलो करते हैं तो ग्रहों से हमें पॉजिटिव एनर्जी प्राप्त होती है और पॉजिटिव एनर्जी प्राप्त होने के कारण जीवन में हमें सकारात्मक फल प्राप्त होते हैं और जिससे हमारे जीवन में हमें सक्सेस प्राप्त होती है। दोस्तों, अब इनको कौन सा शुभ रत्न धारण करना चाहिए? रत्न बताने से पहले हम भाव चलित कुंडली को भी देखा जाता है। मैं आपको केवल लग्न कुंडली बनाकर देती हूँ और भाव चलित कुंडली के लिए ये प्लस और माइनस के साइन यहाँ बताए जाते हैं, इंडिकेशन दिया जाता है कि प्लस का साइन का मतलब है कि भाव चलित कुंडली में ग्रह अगले भाव में स्थित हो गए हैं। तो भाव चलित कुंडली देखकर ही रत्न को बताया जाता है और नवांश कुंडली भी देखा जाता है ताकि कोई ग्रह वर्गोत्तमी तो नहीं है या अन्य कोई ग्रह नीच का तो नहीं हो गया, कोई राजयोग कैंसल तो नहीं हो गया है। तो पूरी कुंडली जब हम विश्लेषित करते हैं तो पूरा आपको विश्लेषण करके बताया जाता है, कुंडली आपको यही मिलेगी। लेकिन सभी कुंडलियों को दिमाग में रखते हुए आपको पूरा सारांश यहाँ लिखकर बताया जाता है इस तरीके से। ऐसा नहीं होता है कि सभी ग्रहों का रत्न बता दिया जाता है, जो कुंडली रिकमेंड करती है तो ही रत्न बताया जाता है। आप देख सकते हैं बुध का प्लेसमेंट अच्छा है, भद्र राजयोग बना रहा है बुध, लेकिन अस्त अवस्था में हो गया, तो इसको कैसे एक्टिव करें हम? रत्न के माध्यम से। तो बुध ग्रह का रत्न होता है पन्ना, एमरेट भी इसे कहते हैं। तो पन्ना रत्न धारण करना चाहिए। यदि ये पन्ना रत्न धारण करेंगे तो इनका बुध एक्टिव होगा, जिससे इनके जीवन में इनको बहुत अधिक अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब कितने रत्ती का हमें धारण करना चाहिए वह वेट के अकॉर्डिंग होता है, इसलिए वेट भी मैं मांगती हूँ। जब कुंडली विश्लेषण करने के लिए डिटेल्स हम मांगते हैं तो उसके साथ साथ हम वेट भी बोलते हैं कि आप वेट भी अपना मेंशन करिए, तो उसके अनुसार ही रत्ती होती है। वेट जितना होगा उसके अनुसार ही रत्ती हम बताते हैं। अब कौन से पक्ष में से धारण करना है, कौन से वार को धारण करना है, कौन सी उंगली में, कौन सी धातु में, और यदि रत्न धारण करेंगे तो क्या क्या बेनिफिट्स हमारे जीवन में प्राप्त होंगे। और एक छोटी सी धारण विधि होती है रत्न धारण करने की, वह भी बताई जाती है। अब रुद्राक्ष कौन से ग्रहों के बताए जाते हैं? जो कुंडली में बहुत अधिक कमजोर हो
उनके रुद्राक्ष हम बताते हैं, या कोई नेगेटिव दशा चल रही है उसके अनुसार रुद्राक्ष बताया जाता है, या फिर कुंडली में कोई ऐसा राजयोग बन रहा है जिसे हम रत्न के माध्यम से एक्टिव नहीं कर सकते लेकिन रुद्राक्ष के माध्यम से हम एक्टिव कर सकते हैं, क्योंकि रुद्राक्ष बहुत अधिक पावरफुल होता है। इससे बहुत अधिक अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट बहुत जल्दी प्राप्त होते हैं। और रुद्राक्ष एक ऐसी माध्यम है हम जो कि नकारात्मक एनर्जी को वह शांत करता है और नेगेटिव ग्रहों को भी पॉजिटिव करता है। रत्न क्या काम करता है? रत्न पॉजिटिव ग्रहों की एनर्जी को बढ़ाता है, इसलिए रत्न नेगेटिव ग्रहों का नहीं पहना जाता है। आप अपने माइंड में बिल्कुल सेट कर लीजिए ये बात कि रत्न नेगेटिव ग्रहों का नहीं पहना जाता है। यदि रत्न आप नेगेटिव ग्रहों का पहन लेंगे, सपोज आपने व्हाइट टोपास पहन लिया या मोती पहन लिया, तो आप क्या कर रहे हैं? नेगेटिव ग्रहों की पावर को इम्प्रूव कर देंगे, अर्थात इनमें और अधिक आप पावर बढ़ा देंगे। तो क्या होगा? नकारात्मक रिजल्ट हमारे जीवन में बहुत अधिक जल्दी प्राप्त होने लग जाएंगे। इसलिए रत्न धारण करने से पहले बहुत अधिक सावधानी बरतनी चाहिए। कुंडली यदि रिकमेंड करती है तो ही रत्न धारण करें। कभी कभी ऐसा होता है कि कुंडली हमारी मना कर देती है कि कोई भी रत्न आप धारण नहीं कर सकते हैं। इस टॉपिक पर भी मैं जल्दी से वीडियो लेकर आऊंगी तो आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। लेकिन रुद्राक्ष हम नेगेटिव ग्रहों का भी धारण कर सकते हैं। रुद्राक्ष क्या करता है? ग्रहों की जो नकारात्मक ऊर्जा है उसको शांत करता है और ग्रह को पॉजिटिव करता है, उसे सकारात्मक करता है। इसलिए यदि दो मुखी रुद्राक्ष यानी कि चंद्र ग्रह से संबंधित रुद्राक्ष पहनेंगे तो धन भाव इनका एक्टिव होगा, मानसिक परेशानी नहीं होगी, मन कार्य में लगेगा, बहुत से अच्छे रिजल्ट इनको प्राप्त होंगे। और त्रिकोण भाव का यह रत्न नहीं पहन सकते, इसलिए 6 मुखी रुद्राक्ष इनको बताया ताकि विपरीत राजयोग का फल इनको जीवन में प्राप्त हो। और शुक्र हमारे सुख सुविधाओं का कारक ग्रह भी होता है, धन सुख ऐश्वर्य का कारक ग्रह भी माना जाता है। इसलिए भी यदि यह धारण करेंगे, पंचमुखी रुद्राक्ष माला होती है जिसमें 54 दाने होते हैं, उसमें यदि धारण करेंगे तो ऑल ओवर सभी ग्रह बैलेंस होते हैं और सभी ग्रहों से बहुत अधिक अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट प्राप्त होता है। रुद्राक्ष के बारे में बहुत से साइंटिस्ट रिसर्च भी कर चुके हैं। आप गूगल पे जाकर सर्च भी कर सकते हैं कि रुद्राक्ष से क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, क्योंकि यह बिल्कुल साक्षात शिव का प्रतीक होता है और एक पेड़ से प्राप्त ओरिजिनल होता है। बिल्कुल इसको कोई बनाया नहीं जाता है, बिल्कुल यह प्रकृति से प्राप्त हुआ होता है, इसलिए ये बहुत अधिक पावरफुल होता है। और यदि हम रुद्राक्ष आपको देते हैं तो वह अभिमंत्रित करके दिए जाते हैं, जिससे आपको बहुत जल्दी बेनिफिट प्राप्त होते हैं। अब कौन से मंत्रों का जाप भी बताया जाता है ताकि आपको ग्रहों से नेगेटिव रिजल्ट नहीं मिले। तो ऑल ओवर इनकी कुंडली वैसे अच्छी है। छोटे छोटे से यदि ये उपाय कर लेंगे, कौन से ग्रहों को हम एक्टिव करें, कौन से ग्रह को डीएक्टिव करें और कौन से समय क्या करें, क्या दान करें, कौन से मंत्रों का जाप करें, क्या धारण करें, कौन से भगवान की पूजा करें, तो 101% जातक को कभी भी जीवन में नेगेटिव रिजल्ट की प्राप्ति नहीं हो सकती है। मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ। इनको मेरा कार्य इतना पसंद आया, तभी इन्होंने मुझसे बार बार रिक्वेस्ट करी बहुत कि आप प्लीज़ मेरी कुंडली पर आप वीडियो जरूर बनाएं, इसलिए उनकी रिक्वेस्ट पर ही मैंने यह वीडियो बनाया है। आई होप आपको भी इस वीडियो के माध्यम से कुछ अच्छी जानकारियाँ प्राप्त हुई होगी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे प्लीज़ आप लाइक ज़रूर करें। दूसरों के साथ सकता है उनके जीवन में कोई परेशानी हो और जिसके कारण वह बहुत अधिक परेशान हो और उस परेशानी का हल उन्हें नहीं मिल रहा हो, तो आपके वीडियो के शेयर करने मात्र से ही वह परेशानी से मुक्त हो जाए, परेशानी से उनको हल प्राप्त हो जाए, अपनी कुंडली विश्लेषित करवा के वह भी अपने जीवन में अच्छे फलों की प्राप्ति कर सकते हैं। और कमेंट्स के द्वारा मुझे ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा और कोई भी सुझाव हो तो वह भी आप मुझे ज़रूर दें। दूसरों के साथ भी बहुत अधिक अच्छे से अच्छे ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करने का प्रयास जरूर करें दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।